सीरिया वो जमीन है जहां किसी का झंडा नहीं टिकता और हर राष्ट्र का साया मंडराता है। 2011 में यहाँ एक विद्रोह शुरू हो जाता है, लेकिन जल्द ही बन जाता है एक ऐसा युद्ध जिसमें हर देश का एजेंडा छुपा होता है और हर गोली के पीछे कई चेहरे। 2011 में जब सीरियन प्रेसिडेंट बशर अल असद के खिलाफ जनता सड़कों पर उतरने लगती है, तब ईरान इसे एक अवसर के रूप में देखता है। बशर अल असद एक अलावी नेता, डिसेंडेंट ऑफ अली, जो शिया संप्रदाय का था, और ईरान की रणनीति साफ थी कि जहां शिया है वहां हम है। ईरान तुरंत भेजते हैं इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स के जवान, हिजबुल्लाह के लड़ाके, और इराक अफगानिस्तान से लाए जाते हैं बाड़े के शिया मलेशिया टट्टू। ईरान अब सिर्फ पर्दे के पीछे से ही नहीं बल्कि सीरिया की जमीनी हकीकत बन जाता है। इसी तरह ईरान की सेनाएं सीरिया की मदद से अब इजराइल की सीमा तक पहुंच जाते हैं। सीरिया में तैनात किए जाते हैं हिजबुल्लाह के लड़ाकू और दमिश्क में होते हैं ईरान के कमांड सेंटर। इजराइल को लगा कि अगर आज इसे नहीं रोका गया तो कल देर हो जाएगी, और फिर 2012 से शुरू करते हैं अदृश्य युद्ध। F-16 फाइटर जेट्स रात के अंधेरे में सीरिया की सीमा पार करते हैं और बिना पहचान बताए बम गिराकर आ जाते हैं। और इस युद्ध में ईरानी ठिकानों, हथियार डिपो और काफिलों को निशाना बनाया जाता है। कभी कोई संगठन जिम्मेदार नहीं लेता, पर हर धमाके के बाद शक हमेशा इजराइल की ओर ही होती है। 2013 से 2020 तक इजराइल सीरिया में 200 से ज्यादा हवाई हमले करते हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर हमले की आधिकारिक पुष्टि नहीं होती है। मिशन के नाम थे ऑपरेशन हार्वेस्ट, ऑपरेशन हाउस ऑफ ग्लास, ऑपरेशन शैडो स्ट्राइक। इस ऑपरेशन में हथियार ट्रांसफर के काफिलों को उड़ाया जाता है, ईरानी जनरलों की गाड़ियों को निशाना बनाया जाता है और दमिश्क एयरबेस पर मिसाइलें गिराई जाती हैं ताकि ईरान जवाब देने की हिम्मत ना कर सके। ईरान को लगातार चोट पहुंचाई जाती है और वह खुलकर जवाब भी तो नहीं दे सकता है, क्योंकि अगर उसने माना कि युद्ध हुआ है तो उसे जवाब देना पड़ता, और वो युद्ध उसके बस का था नहीं। सीरिया में इस टकराव ने अब वर्ल्ड वॉर का रूप ले लिया था। एक तरफ था रूस जो बशर अल असद का समर्थन कर रहा था, और दूसरी तरफ अमेरिका जो विद्रोहियों को हथियार सप्लाई कर रहा था। लेकिन बीच में ईरान, इजराइल और हिजबुल्लाह अपने अपने शतरंज के मोहरे चला रहे थे। ड्रोन हमले, सैटेलाइट से निगरानी और साइबर हमलों के साथ ये जंग 21st सेंचुरी की सबसे रहस्यमय लड़ाई बन जाती है। हर वक्त एक ही बात कहने लगता है, हम लड़ नहीं रहे, हम तो सिर्फ अपना बचाव कर रहे हैं, पर असल में तो सब लड़ रहे थे। 2020 एक ऐसा साल जब पूरी दुनिया रुक गई थी। कोविड ने सबको बंद कर दिया था, पर एक युद्ध ईरान और इजराइल की जो धीमे धीमे दहाड़ने लगा था। अब ईरान और इजराइल की दुश्मनी नकाब उतार रही थी। सवाल ये था कि क्या अब दोनों के बीच में सीधा युद्ध होने वाला है? 2020 में अमेरिका की मध्यस्थता में यूनाइटेड अरब अमीरात, बहरीन, सूडान और मोरक्को के साथ इजराइल एक शांति समझौता करता है। इसका नाम था अब्राहम समझौता। इस समझौते को देख ईरान भड़क जाता है और कहने लगता है ये समझौते इस्लाम के खिलाफ है। लेकिन इजराइल की चाल स्पष्ट थी कि ईरान को चारों तरफ से घेरने की। इजराइल को पता था कि ईरान और उसकी सेनाएं अब उसके करीब आ चुकी है, और इजराइल को यह भी पता था कि अगर मैं इन अरब देशों के साथ शांति समझौते कर लेता हूं तो मुझे एयर सपोर्ट, वाटर सपोर्ट एंड लैंड सपोर्ट भी मिल सकती है, जिसकी सहायता से मैं ईरान को मुंह तोड़ जवाब दे सकता हूं। 27 नवंबर 2020 ईरान के सबसे बड़े परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादे की तेहरान के पास हत्या होती है। मोहसिन फखरीजादे की हत्या एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करके फिल्मों अंदाज में किया जाता है। कई बार आपने इस तरह के सीन को मूवीज में देखा होगा। AI गन से उसे निशाना बनाया जाता है और उस गन को सैटेलाइट से कंट्रोल करके उसे मारा जाता है, वो भी बिना किसी हमलावर के। ये देख ईरान तुरंत कहने लगता है ये इजराइल का ऑपरेशन है और इजराइल ने ही इसे मारा है, और इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद पर सीधा शक। तेहरान में गुस्सा भड़क उठने लगता है, और जवाब देना मतलब खुला युद्ध जो करना है। ईरान अब तक शांति की बात करता दिखता था, पर भीतर ही भीतर बदले की योजना बनाने लगता है। 2021 से 2023 तक दोनों देशों के बीच साइबर जंग खुलकर सामने आने लगती है। ईरान समर्थित हैकर्स इजराइल की वाटर सप्लाई सिस्टम को हैक कर लेते हैं, और इजराइल भी जवाब में ईरान की बंदर अब्बास पोर्ट की सभी गतिविधियों को रोक देते हैं।
तेहरान मेट्रो सिस्टम में फेलियर होने लगता है, अस्पतालों का डेटा लीक होने लगता है और सैकड़ों नागरिकों की पहचान उजागर होने लगती है। अब ये कोड, वायरस और स्क्रीन एक खूनी हथियार बन चुके थे। 2023 के अंत तक ईरान समर्थित हिजबुल्लाह और हमास फिर गाजा से इजराइल पर मिसाइलें दागना शुरू करते हैं और इजराइल भी जवाबी कार्यवाही में गाजा पर कई बमबारी शुरू कर देते हैं। अब ईरान खुलकर तो नहीं बोलता है, पर सब जानते थे कि ट्रेनिंग, फंडिंग और हथियार सब तेहरान से आए हुए हैं। इजराइल अब सीरिया, इराक और ईरान पर भी ड्रोन हमला करते हैं और एक हमला तो ईरानी डिफेंस मिनिस्ट्री के डिपो पर भी होता है। 2020 के बाद हर हमला, हर हत्या और हर समझौता इस बात की ओर संकेत कर रहा था कि अब युद्ध दरवाजे पर खड़ा है। अब लोगों के मन में कई सवालें और कई संभावनाएं पनप रही थी। सवाल ये नहीं था कि क्या युद्ध होगा, सवाल था कब, कैसे और कितनी तबाही लेकर। हम सब ने देखा कि कैसे एक दुश्मनी 70 सालों में बदलती रही, राजनीति से जंग, छाया से आग और साजिश से सीधा टकराव। ये वो देश है जहां विश्वास खोया गया है और हर मुस्कान के पीछे एक तलवार। इतिहास गवाह है और इतिहास केवल किताबों में नहीं होता, वो भविष्य का बीज भी बोता है और जब बीज जहर का हो तो फल युद्ध का ही होता है। 2025 की गर्मियों में जब दुनिया थक कर नींद में थी, तब ईरान और इजराइल की वो दुश्मनी जो दशकों से फुसफुसा रही थी, अब आग बनकर दुनिया के सामने भड़क उठी। 12 दिनों की वो 12 धमाके, एक ऐसी युद्ध जिसका कोई नाम नहीं रखा गया। इनके बीच हुई ये जंग वही पुरानी दुश्मनी और कोल्ड वार का परिणाम है। 2025 से पहले तक ये छिप छिप कर दूसरों के जरिए लड़ते थे, पर अब ये खुलकर फिजिकली दुनिया के सामने लड़ने लगते हैं। 13 जून की सुबह 3:12 में इजराइल एक मिशन लॉन्च करता है। इस मिशन का नाम था ऑपरेशन राइजिंग लायन। इजरायली फाइटर जेट्स चुपचाप आसमान में घुसते हैं, कोई चेतावनी नहीं, कोई समझौता नहीं, और सीधे ईरान पर हमला कर देते हैं। इनका मकसद होता है ईरान के मिसाइल लॉन्चर, एयर डिफेंस और एक आगियात सुपर बंकर को उड़ाना। ईरान ये देख कहने लगता है अब हम चुप नहीं रहेंगे, और फिर शुरू करता है एक ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। इस ऑपरेशन के द्वारा 14 जून की रात ईरान इजरायली हमले के जवाब में 150 बैलिस्टिक मिसाइलें और करीबन 100 ड्रोन से इजरायली मिलिट्री बेस, एयरपोर्ट और बड़े शहरों पर हमला कर देते हैं। इजराइल के आयरन डोम बहुत सारे मिसाइलों को तो रोकता है, पर कुछ सीधे घरों में घुस जाते हैं। जैसे ही तेहरान को सोचता है कि हमने तो जवाब दे दिया है, तब एक और हमला तेहरान के अंदर से होती है। इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद इस युद्ध में एक छाया बन चुकी थी। तेहरान के एक सैन्य डिपो में एक सूटकेस पड़ता है, उसके अंदर था ड्रोन, कैमरा और बम। कोई नहीं जान पाया कि कब, कैसे और कहां से आए थे ये लोग। ईरानी जनरल को झटका लगा कि अब हमारे दुश्मन हमारे घरों में और हम पे ही सीधे हमला। 22 जून जब ईरान को लगा कि हम जीत रहे हैं, तब अमेरिका एंट्री करता है मिशन ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के साथ। 20 GBU 57 बम, वजन करीबन 13,600 kg, सीधे ईरान के न्यूक्लियर साइट्स फोर्डो, इस्फहान और नटांज पर हमला कर देते हैं। रातों रात ईरान के सारे न्यूक्लियर साइट्स तबाह हो जाते हैं और अगली सुबह ईरान ने खुद माना कि हमारा 60% यूरेनियम नष्ट हो गया है, जबकि इससे पहले वह कहता था हमारे पास कोई यूरेनियम नहीं है और ना ही हम कोई न्यूक्लियर बम बना रहे हैं। 23 जून को ईरान एक अंतिम कदम उठाता है। अल उदीद एयरबेस, जो कि कतर में स्थित है, जहां अमेरिकी फाइटर जेट्स थे, ईरान वहीं कई मिसाइलें लॉन्च कर देते हैं। जवाब में 13 इंटरसेप्ट हो जाती है, पर एक पूरी तरह से एयरबेस को डैमेज कर देती है। और फिर 24 जून को सुबह 4 बजे डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा सीज फायर डिक्लेयर करी जाती है। और फिर क्या था, बस खामोशी। मगर वो खामोशी जैसे ज्वालामुखी के फटने से पहले होती है, वैसे ही थी। पर सच तो ये है कि सीज फायर कोई शांति नहीं है, बस एक युद्ध का ठहराव है।